किसी के खिलाफ कोई बड़ा सबूत ना मिले तो वादा माफ गवाह काम आता है। बुशरा बीवी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाली है। डायरेक्टर जनरल FSF मसूद महमूद भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। इसहाक डार ने गवाही दी कि उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक बार भी वादा माफ गवाह ढूंढने की कोशिश हो रही है। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन नजर ये आ रहा है कि कबर एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हीम अहमद। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद से इमरान खान के लिए हालात तेज़ी से बदलते नजर आ रहे हैं। कभी खबर आती है कि जी बुशरा बीवी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाली हैं, और कभी कहा जाता है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाह बनेंगे। खुद इमरान खान ने कहा है कि फैज़ हमीद को इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई इमरान खान के खिलाफ कोई नया बड़ा मनसूबा बन चुका है? इमरान खान के खिलाफ गवाह ढूंढने का असल मकसद क्या है? क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल या फिर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? माजी में कब कब ऐसा हुआ और आखिर में फतह किसकी होगी? इसी हवाले से बात करेंगे। देखिए, किसी बड़े लीडर का करीबी साथी वादा माफ गवाह बन जाए, ये कोई नई बात नहीं। माजी में कई बार ऐसा हो चुका है। अगर किसी के खिलाफ कोई बड़ा सबूत ना मिले तो वादा माफ गवाह काम आता है। वादा माफ गवाही की ज़रूरत हो, इससे उठाए जाने वाले फ़वाइद को समझने के लिए आपको दो साबिक़ गुज़रे आज़म के साथ होने वाले वाक़यात और सलूक बताता हूँ, जिससे आपको मौजूदा सूरत हाल समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं भुट्टो साहब से। 1974 में नवाब अहमद खान, जो मारूफ कानूनदान अहमद रज़ा कसूरी के वालिद हैं, इन्हें लाहौर में कत्ल किया गया। FIR के लिए जब अहमद रज़ा कसूरी से पूछा गया कि किस पर शक है, तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। पुलिस अफसरान ने पहले तो भुट्टो साहब के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अहमद रज़ा कसूरी से भुट्टो के खिलाफ दरख्वास्त रिसीव कर ली गई। इस वक्त की पंजाब हुकूमत ने एक अदालती कमीशन बनाया। कमीशन ने 20 फरवरी 1975 को अपनी रिपोर्ट जमा कराई, लेकिन वो रिपोर्ट आम ना की जा सकी। अक्टूबर 1975 में एक तहकीकाती अफसर मलिक मोहम्मद वारिस की जानिब से सिफारिशात की गई कि ये कोई मुलजमान का सुराग नहीं मिला, इसलिए ये जो केस है इसे बंद कर दिया जाए या दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। ज़ाहिर उस वक्त भुट्टो साहब एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म थे, इसलिए इनके खिलाफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। लेकिन भुट्टो की बनाई हुई पैरामिलिट्री फोर्स FSF पर इल्ज़ाम था कि वो सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए तशद्दुद का सहारा लेती है। 5 जुलाई 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया। इसके बाद फ़ौरन फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई। डायरेक्टर जनरल FSF मसूद महमूद कैद के 2 माह बाद भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। इनके अलावा कुछ जूनियर अफसरान भी वादा माफ गवाह बन गए। इसके बाद भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 10 रोज़ बाद जस्टिस KM समदानी ने इनको जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबीना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल किया गया और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त भुट्टो साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे और ज़िया-उल हक़ भी अपनी ज़िद पर कायम है। कहा जाता है कि इस वक्त मशहूर था कि कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं। एक को अवामी पॉपुलैरिटी का अज़ोम था और दूसरे को आंधी ताकत का गरूर था। इस लड़ाई में एक को एक दहाई का इक़्तिदार और ताकत मिली, जबकि दूसरे को तवील अरसे तक तकरीबन ना ख़त्म होने वाली मकबूलियत। एक जेल में फांसी चढ़ा और दूसरा हवा में ही जान से हाथ धो बैठा। आगे बढ़ते हैं और एक और वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बात करते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म वही थे जो ज़िया दौर में पंजाब के वज़ीर ख़जाना रहे, फिर वज़ीर आला बने, यानी एक फ़ौजी आमर को पूरी तरह सपोर्ट किया। इनका नाम है नवाज शरीफ। 1999 में इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के दरमियान मुहाज़राई बढ़ी। नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की और ISI के जो चीफ है ज़ियाउद्दीन भट्ट, उनको आर्मी चीफ बनाने का ऐलान किया, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उलट दिया और नवाज शरीफ को कैद कर लिया गया। अप्रैल 2000 में नवाज शरीफ के अहम साथी इसहाक डार, जो मार्शल लॉ लगने के बाद से कैद में थे, उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। खैर, नवाज शरीफ को मुख्तलिफ सज़ाओं के जरिए दबाव में लाकर जलावतन होने पर राजी किया गया। नवाज शरीफ ने तारीख में नाम लिखवाने की बजाय मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दी। यूँ इस बार फिर अवामी मैंडेट और ताकत हार गए और आहनी ताकत जीत गए। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अयूब का साथ भुट्टो ने दिया, ज़िया का साथ नवाज शरीफ ने दिया, वैसे ही 99 के मार्शल लॉ के बाद एक अहम शख्सियत और हीरो ने मुशर्रफ का साथ दिया। न सिर्फ मुशर्रफ का साथ दिया, बल्कि 2010 से 2022 तक गैर जमहूरी कुव्वतों का भरपूर साथ निभाया। यहाँ तक कि एक गैर एलानिया जो मार्शल लॉ लगाने वाले जनरल बाजवा हैं, उनका भी साथ दिया, वो है इमरान खान। लेकिन उनके लिए भी हालात बदले, वो भी मंजूर नज़र नहीं रहे और आज जेल में। इनके खिलाफ कई मुकदमात हैं, उन्हें सज़ाएँ मिली हैं, लेकिन नाक़िस इंसाफ की बुनियाद पर वो सज़ाएँ ख़त्म हो गई। लेकिन अब आनी कबीले ने अपने ही एक फ़र्द को पकड़ा है, जिसके बारे में कहा गया है, जैसे मैंने पहले बताया, कि फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश हो रही है, या जैसे ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की बीवी को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश हो रही है। और बात इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की जानिब भी जा सकती है, जहाँ से हो सकता है कि इमरान खान को सज़ा भी हो जाए। लेकिन
इस सब से हासिल क्या किया जाना है या ख्वाहिश क्या है कि इससे क्या हासिल किया जाए। मेरी राय में ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान किसी तरह भुट्टो वाला मौक़िफ़ छोड़ के नवाज शरीफ बन जाए, लेकिन वो अभी तक अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम है। वो जानते हैं कि जिस लेवल पर वो अपने बयानियों को ले गए, वो इससे एक कदम भी पीछे हटते हैं तो उनका हाल नवाज शरीफ वाला होगा। अब वो कितने अरसे तक डटे रहेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ आम चीज़ें हैं जिनका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और मुश्तरक हैं पहली वाली सिचुएशन से। इस बार भी दोनों तरफ जिद और अना अरूज पे है। एक बार भी वादा माफ गवाह ढूंढने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ फिर से असूली मौक़िफ़ की बजाय ज़ाती फ़ायदे के साथ खड़े हैं और इस बार भी खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि कबर एक ही है। इन हालात में हमारे स्टेक होल्डर्स को समझना होगा कि जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो जो मुल्क है वो कई सालों के लिए पीछे चला जाता है। लेकिन अब गलती का जो मार्जिन है वो बहुत कम है बल्कि नहीं है। इसलिए अपनी अपनी ज़िद्दें और अनाएँ छोड़कर इन्हें मुल्क का सोचना चाहिए और दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।